नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, जोधपुर। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कहते हो कि मैडम जी टीजीटी में कौन सी किताबें पढ़ें, पीजीटी में कौन सी किताबें पढ़ें। तो बेटा पहले भी मैंने बताया था और आज भी बता रही हूँ कि आप कोई सा भी किताबें पढ़ो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ो। जैसे मेरी एक किताब ये है आपकी स्वास्थ्य विज्ञान, देख रहे हो ना। तो इसमें काफ़ी कुछ आपका डिजीज वाला कवर हो जाता है। इसी तरह से आपके एम.एस. स्वामीनाथन की किताब है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये किताब देखिए। कुछ किताबों के बारे में आपने बार बार पूछा, मैडम किताबें हमको बता दीजिए, किताबें हमको बता दीजिए। तो किताबें मैं बता रही हूँ बेटा, आप देखो इन किताबों को, आपको अगर समझ में आ जाए। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन की किताब है एम.एस. स्वामीनाथन का, अंग्रेजी में है। बहुत छात्राएं कहती हैं मैडम हमें अंग्रेजी तो समझ में नहीं आएगा, मैं क्या करूँ। आपको दिख रहा है ये किताबें, दिख रही है ना, देख लो। स्वामीनाथन की किताब है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इस किताब को दोनों वॉल्यूम पढ़ लेते हो तो मेरी दावा है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, नेट स्लेट एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तो नहीं, तो प्रमोशन से होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली आप जरूर ही क्वालिफाई कर जाओगे, जीआईसी क्वालिफाई कर जाओगे। ये दो बुक, इनकी दो वॉल्यूम आती है, एम.एस. स्वामीनाथन के फूड एंड न्यूट्रिशन। समझ में आ गया। अब आप ये देखो, अगर आप मेरी किताब लेना चाहते हो तो ये आपके सीडी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, कई जगहों में इसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है, कई जगहों में इसको चाइल्ड डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इस किताब को भी आप प्रेफर कर सकते हो और पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही किताब लो, आप कोई सा भी किताब ले सकती हैं। और तीसरी किताब है, जो बच्चे हमारे कहते हैं मैनेजमेंट की मैडम किताब हमें बता दीजिए, तो ये भी किताब आपकी मैनेजमेंट की मैं बता रही हूँ, गृह प्रबंधन आंतरिक सज्जा की। काफ़ी हद तक इसमें से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो दो किताबें मैंने बताई, तीन किताबें, ये मेरी लिखी हुई हैं, मैंने ही इनको लिखा है। आप सबों को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे कैसे इसको पढ़ेंगे। देख लिया आपने, ये किताब मेरी लिखी हुई है, ये किताब भी मेरी लिखी हुई है, और जो मैंने अभी आपको बताया स्वास्थ्य विज्ञान की किताब, ये भी मेरी लिखी हुई है। मैंने बेटा मेहनत जितना किया है, अगर उतना आप मेहनत कर लो, थोड़ा पढ़ लो, तो आप भी कुछ अच्छा कर सकते हो। देख रहे हो, एक किताब आती है मानव शरीर क्रिया विज्ञान की, वो आपका सीबीएस पब्लिकेशन दिल्ली की है, अभी मेरे पास है नहीं, रहता तो मैं दिखा देती। अगर आप न्यूट्रिशन में किताब लेना चाहते हो तो आप देखो आहार विज्ञान और पोषण की किताब ले लो। अभी मैंने इसमें रिवाइज किया है, आरडीए उसमें अभी रिवाइज होकर के आ रहे हैं। कई बच्चों को कन्फ्यूजन था कि आरडीए में मैडम 30 ग्राम था रफेज, 40 ग्राम था रफेज। तो बेटा कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। आप दावा ठोक सकते हो और कह सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मैं जहाँ तक मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई सा भी किताब को ईमानदारी से पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो कि पास नहीं हो सके। इसके लिए एक ही बात होता है, जो बहुत बड़ी बात होती है, वो होती है आपके ऊपर पूर्ण विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर रखो। पूरा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि मैं कर लूंगी, आई विल डू। दिन में 2 बार बोलो, आई विल डू, आई विल डू। कर सकते हैं। जब हम किताबें लिख सकते हैं, जब हम आपके लिए इतना वीडियो बना सकते हैं, डेली हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं मैडम निःशुल्क करवाइए। बेटा को मैं आपसे कोई पैसे ले रही हूँ या को मैंने कोई डिमांड फीस करी है? नहीं ना, मैं तो फ्री में ही डाल रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ अगर मेरे पढ़ाने से एक बच्चा भी पास हो गया, किसी का 2 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं डेली वीडियो डाल देती हूँ, चाहे मैं कितनी व्यस्त हूँ। हाँ, कई बार ऐसी व्यस्तता बहुत अधिक हो जाती है, पारिवारिक जीवन में कई बार परेशानियां भी बेटा आ जाता है, जो हम सबके साथ आता है। या इस धरती पर राम आकर के सुखी नहीं हुए, कृष्ण आके सुखी नहीं हुए, महावीर जैन नहीं सुखी हुए, गौतम बुद्ध सुखी नहीं हुए, हम और आप कैसे सुखी रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं तुम्हें बताओ? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करते रहो। और मैं आपको बताऊं, पढ़ने से बढ़िया कोई और अच्छा काम नहीं है।
मेरे लिए। मैं तो जानती हूँ पढ़ना सबसे अच्छा काम है, सबसे सरल काम है। आप अन्य दूसरे काम करो, आपको फिजिकल मेहनत करना पड़ता है। इसमें तो आराम से बैठो, किताबें लो और पढ़ो। एक एक चीज आप कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, एक एक चीज आपको याद होते चली जाएगी। तो चलो, आज आप लोगों ने मुझसे पूछा मैडम कौन सी किताबें हम पढ़ें, किताबों का नाम बता दीजिए। तो मैंने किताबों का नाम बताया। एक किताब और है प्रसार शिक्षा, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास ही था पड़ी हुई। प्रसार शिक्षा, कई बच्चे मैं कह रहे हैं मैडम आप हमें यूट्यूब पर प्रसार शिक्षा पढ़ा दीजिए। बेटा जरूर पढ़ा दूंगी मैं आपको। ये देखो प्रसार शिक्षा, पंचशील प्रकाशन, फिल्म कॉलोनी, चौड़ा रास्ता, जयपुर से है। देख रहे हो ना। तो ये किताबें जब मैं लिख सकती तो आप पढ़ क्यों नहीं सकते? आप स्मरण क्यों नहीं कर सकते? आप रट क्यों नहीं सकते हो? आप रट सकते हो, बशर्ते ठान लो। दिन किसी और का हो सकता है बेटा, रात हमारा है। दिन किसी और का हो सकता है, रात हमारा है। तो रात का जो काम है उस काम को आप करते रहो, निश्चित तौर पर आप पास हो जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। विघ्न आती है, विघ्न आएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। विघ्न और बाधा तो आते रहते हैं, आएंगे। कौन सी किताबें पढ़ें हम जो टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा, जीआईसी की परीक्षा, असिस्टेंट की परीक्षा को हम पास कर सकें। चलो, मैंने काफी बातें आपसे कर ली हैं। आज मैं आपको पढ़ा रही हूं कॉलरा, हैजा। हम सब जानते हैं कॉलरा क्या होता है। मेरी माँ बताती थी, उनको सन तो याद था नहीं, उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। उन्होंने बताया था कि एक टाइम में हैजा इतना ज्यादा फैला था, जब मैं कोई छोटी होंगी 5-6 साल की, तब उन्होंने बताया था कि हैजा एक टाइम में इतना फैला था, इतना फैला था बिहार में कि पूरा गांव का गांव साफ हो गया था। हर एक घर से 1-2 लोगों की मृत्यु हुई थी। कई परिवार तो ऐसे थे जैसे भी कोरोना में पूरा घर साफ हो गया, उस तरह से हैजा में भी घर साफ हो गया था। मेरी माँ बताती थी, मेरी दादी बताती थी। तो चलिए आज हम हैजा के बारे में पढ़ते हैं। हैजा क्या होता है? क्या होता है हैजा? हैजा एक छुआछूत का रोग है, एक एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है। एक्यूट कम्युनिकेबल डिजीज है जो फैलता कैसे है? विब्रियो कॉलेरी से। कैसे फैलता है? विब्रियो कॉलेरी से। इसकी 2 प्रजाति हैं। इस जीवाणु को, इस रोग को फैलाने वाले जो बैक्टीरिया है वो 2 प्रकार का है। एक है विब्रियो कॉलेरी, जिसके नाम पर कॉलेरा पड़ गया, और एक होता है विब्रियो एल्टर, ये मंद प्रकृति का है। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि हैजा किस बैक्टीरिया के कारण बड़ी तेजी से फैलता है, आपके पास विब्रियो कॉलेरा आएगा, एल्टर आएगा, तो आपका एग्जाम जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए विब्रियो कॉलेरी। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो आपके हैं हैजा, वो फैल रहा है कैसे? कॉन्टामिनेटेड वाटर से, भोजन से। कौन सी भोजन? जो बासी भोजन है, जो सड़ा गला भोजन है। कॉन्टामिनेटेड दूध से, दूध अगर खराब हो गया है, बासी हो गया, फट गया, उसमें से। गंदी नालियों से, मलमूत्र से, सड़े गले फल से, और अस्वच्छ वातावरण, ये फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये फैलाते हैं किसको? हैजा को। समझ गए बात को? और हैजा का जो विब्रियो कैलोरी है, कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, कई बार उसको कॉलरी बोलते हैं, विब्रियो कॉलरा, यह 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बड़ी तेजी से फैलते हैं। 50 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको छोड़ दो तो इनएक्टिव हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा। और 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसको मिलता है, उपयुक्त वातावरण मिलता है, उपयुक्त टेम्परेचर मिलता है, तो बड़ी तेजी से इसके जो बैक्टीरिया है बड़ी तेजी से गुणन क्रिया करता है। बहुत तेजी से, इतनी तेजी से गुणन क्रिया करता है तुम सोच भी नहीं सकते। अध्ययनों से साबित हुआ है कि 1 मिलीलीटर कितना पानी कम होता है? 1 मिलीलीटर पानी में विब्रियो की 10⁻7 से लेकर के 10⁻9। अब कुछ बच्चे समझेंगे कि 10⁻9 मैडम क्या बता दी, हमें समझ ही नहीं आया।
तो ये जो बैक्टीरिया है 10⁹ मतलब 10 पर 9 का शून्य लगा दो। 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 आ गया। तो अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, मतलब 1 अरब से लेकर के 10 अरब और इससे भी ज्यादा संख्या में विब्रियो कैपिलरी के जीवाणु 1 मिलीलीटर पानी में उपस्थित होते हैं। मतलब इतनी सी पानी में, 1 मिलीलीटर पानी में 1 अरब मतलब करोड़, 10 करोड़ इतने विब्रियो कैपिलरी उसमें उपस्थित रहते हैं। इतनी इसकी बढ़वार होती है, लेकिन पानी में ये गुणन क्रिया नहीं करता है, पानी में ये वंश वृद्धि नहीं करता है। ये कहाँ वंश वृद्धि ज्यादा करेगा? संदूषित जल में। जो कंटामिनेटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, या जो सड़ा गला बासी भोजन है, या जो दूध जो सड़ गया है, गर्मी के दिन में देखते हो, अगर हम दूध सुबह लेते हैं और उसको दूध को हम गर्म नहीं करते हैं तो देखते 2-3-4 घंटे में ही दूध फट जाता है। या गर्मी के मौसम में रात में अगर गलती से दूध के भगोना हमने बाहर छोड़ दिया तो सुबह तक देखते हैं कि दूध फट जाता है। फटने के पीछे कारण क्या है? कोई न कोई उसको में जीवाणु पनप गया है जो दूध को सड़ा डालता है। अगर वैसे दूध का हम सेवन कर लेते हैं, किसी भी फॉर्म में दूध है या दूध का बना प्रोडक्ट है, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, या छाछ हो गया, अथवा अन्य कोई मिठाई है, अगर उसको आपने सेवन कर लिया तो सोचो कि हैजा हो जाएगा। नो डाउट कि हैजा नहीं होगा। गर्मियों में आप देखते हो रसमलाई, काफी लोग रसमलाई खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। रसमलाई किसका बना होता है? दूध का। और जब दूध पीते हैं और दूध खाते हैं, वैसा दूध जो अस्वस्थकर है, जो अनहेल्दी है, जो सड़ गया है किन्हीं कारणों से, वैसे दूध को कभी काम में मत लीजिए। अगर आप लेते हैं तो हैजा हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। और इतनी भयंकर बीमारी है ये कॉलरा, इतनी भयंकर बीमारी है जो मैंने अभी आपको बताया, इतनी तेजी से फैलता है कि व्यक्ति को अपने चपेट में लेने के बाद उसको छोड़ता नहीं है। ये मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर विब्रियो कॉलेरा के बैक्टीरिया रहते हैं तो इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब वो उनमें गुणन क्रिया नहीं होती है, वो अपना प्राण बचाते फिरते हैं। और अगर 20 से 25 मिनट तक आप उसको उबाल देते हो, ठीक है, तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसीलिए हमारी मम्मी भी शायद और मेरे घर वाले भी दूध को आधा घंटा तक उबालते थे। दूध चढ़ा दिया और दूध को उबलने देते थे। शायद उनको मालूम होगा कि ये बैक्टीरिया 20 से 25 मिनट तक अगर हम इसको उबालते हैं या 10-15 मिनट तक भी उबालते हैं, दूध खौलाते हैं, तो उसमें जो उपस्थित हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे और दूध फिर हमारा पीने योग्य हो जाएगा। और सड़े गले फल, कई बार हम क्या करते हैं, जो सड़े गले फल होता है, जैसे आपका अमरूद हुआ या केला हुआ, संतरा हुआ, कोई भी सड़ा गला फल है, या हरी सब्जियां हैं या दूसरी कोई सब्जियां हैं, उसमें भी इसके जीवाणु पनप जाते हैं। अगर उनका सेवन कर लिया जाए, उसे खा लिया जाए, तो हैजा हो जाता है। समझ गए बात को? एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में इसके जीवाणु मर जाते हैं, पनपते नहीं है। धूप में अगर सुखा देते हो तो भी इसके जीवाणु पनपते नहीं, मर जाते हैं। उच्च तापक्रम पर, हाई टेम्परेचर पर भी इसके जीवाणु बचते नहीं, मर जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इसके जीवाणु बड़ी तेजी से पनपते। इसीलिए कॉलरा जो होता है खास करके बरसात के मौसम में होता है। कब होता है? बरसात के मौसम में। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनएक्टिव हो जाता है और इसी टेम्परेचर पर अगर आप उसको उबालते हो तो इसके जीवाणु मर जाते हैं। धूप में सिखाने पर मर जाते हैं, हाई टेम्परेचर पर मर जाते हैं, एसिडिक मीडियम जिसका pH 5 होता है, उस स्थिति में भी ये मर जाते हैं। समझ आ गया बात को? अब ये जो अस्वच्छ वातावरण रहता है उसमें भी इसके जीवाणु पनपते हैं। हैजा स्थानिक भी होता है। हैजा महामारी के रूप धारण करता है और हैजा
विश्वमारी का भी रूप धारण करता है। एक नज़र हम डालते हैं तो देखते हैं कि 1966 में अंडमान और निकोबार में हैजा फैला था। अंडमान और निकोबार में हैजा फैला था। 1964 में भारत में एक महामारी के रूप में हैजा फैला था। शायद 1964 की बात में ही मेरी माँ कहती थी कि हैजा जब फैला था तो गांव के काफी लोग डेथ हो गया था। एक परिवार में एक ही बच्चा बचा था, बाकी उसके पिताजी, माताजी, भाई, चाचा, चाची सारी की डेथ हो गई थी। शायद वही होगा 1964 वाली, जो भारत में विकराल रूप धारण किया था, जैसे कोरोना ने वर्तमान में किया है। विश्वमारी 1961 में एशिया, यूरोप, अफ्रीका एक विश्वमारी के रूप धारण किया था, समूचे विश्व में फैला था। विश्व के 92 कंट्रीज में, विश्व के 92 देशों में फैला था ये। 1969 में ये राजस्थान में फैला था। और आपको पता है, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों से कि बता सकते हैं हैजा का घर किसको कहते हैं? हैजा का घर किसे कहा जाता है? अब एक क्वेश्चन आप बताइएगा, मैं नहीं बताती हूँ। अगर हैजा का आप इंक्यूबेशन पीरियड देखते हो तो ये होता है कुछ घंटों से लेकर के 5 दिन तक। किसी न किसी माध्यम से अगर आपके बॉडी में हैजा उत्पन्न करने वाले विब्रियो कॉलरा या विब्रियो एल्टोर चला गया है तो वो कुछ घंटों से लेकर के 5 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड में रहता है और सामान्यतः 1 से 2 दिन में ही हैजा फैल जाता है बुरी तरह से। अगर इसका इन्फेक्शन पीरियड देखोगे तो जब तक रोगी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाता है तब तक उसके मल से, उसके वोमिटिंग से इसके जीवाणु निष्कासित होते रहते हैं। तो आज मैंने आपको, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ और बताती हूँ कि क्या हैजा किस तरह से फैला, कब कब फैला, क्यों फैलता है, कैसे इस पर हम काबू पाएंगे, इसे मैं आगामी वीडियो में बताती हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी है, कई बच्चे हमसे पूछते हैं मैडम मैनेजमेंट पढ़ा दीजिए, मैडम एक्सटेंशन पढ़ा दीजिए। एक्सटेंशन पढ़ाएंगे तो कहेंगे मैडम न्यूट्रिशन पढ़ा दीजिए। तो बेटा मैं तो एक एक करके ही पढ़ाऊंगी ना, आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखो। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो के काम की है जरूर देखो, लगता है काम की वीडियो नहीं है मत देखो, आपकी इच्छा है। मैं तो आपकी बातों को ध्यान में रखती हूँ और मैं चाहती हूँ जहाँ हमारी बेटियाँ, जहाँ हमारे बच्चे, जहाँ हमारे विद्यार्थी, जहाँ हमारे छात्रा अटक रहे हैं उनको बाहर निकालो। हमारी यही एक सोच है और इसी सोच पर मैं काम कर रही हूँ। और अगर मेरे इस वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपका कमेंट ही मुझे आगामी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तब तक जाने के लिए दो इजाज़त, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ।